दोस्तों, मैं विजय कुमार मिश्रा इंक इंडिया चैनल पे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट देखे, आईआईटीज़ में आए हुए सवालों को सॉल्व किया, उसमें आए हुए कॉन्सेप्ट को सीखा। अब समय है कि हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं और अगले स्टेप में हम लोग मैग्नेटिज्म के सवालों को सॉल्व करें, मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को समझें। मैग्नेटिज्म बेसिकली बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है और पेपर में इससे पूछा भी बहुत जाता है। अगर आप मेंस की बात करें, आईआईटी मेंस की, तो आईआईटी मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम उसी टॉपिक के रहते हैं जिस टॉपिक पे आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और अगर आप एडवांस की बात करें तो एडवांस तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिज्म से भरा हुआ रहता है। तो कुल मिलाजुलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हैं और आपके सिलेक्शन के चांस मैक्सिमम है। इस टर्म में आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होता है, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं और क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए कि हमारे सवाल गलत ना हों। आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होता है और किस प्रकार का उसमें पाथ बनता है। आपको मैं बता दूं कि याद रखने के लिए, ध्यान देने के लिए एक छोटी सी चीज़ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर चार्ज होता है, सपोज करिए आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज यानी एक स्टेशनरी स्टेट में इसकी स्पीड जो है, स्पीड 0 है और कोई चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इसको आप पढ़ चुके हैं खासतौर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आ जाए, यही चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आ जाए, यानी अगर हम लोग इसी चार्ज पार्टिकल को मोशन में ले लें यानी v वेलोसिटी दे दें, तो ये 2 काम करेगा। पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए चार्ज स्टेशनरी होना जरूरी है और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए चार्ज का मोशन में होना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल आप ले सकते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है F = Q × E। और अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी है तो अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती। लेकिन यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, इस समय FB यानी कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पर नहीं लगेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वो 0 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो रहती हैं वो जब भी फोर्स लगाती हैं जब चार्ज मोशन में होता है। बड़े मज़ेदार बात है कि चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा और अगर चार्ज मोशन में है तो ही मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे पहले आप जो फोर्स पढ़ते हैं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन B, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या फोर्स लगता है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है वो है F = Q V × B। ये फोर्स इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म है। ये एक एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब इसको एज इट इज एक्सपेरिमेंटली बेस्ड पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ये लॉ है। अब इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या होता है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग ओपन करते हैं, वेक्टर से स्केलर में लेके आते हैं तो क्या होता है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वेक्टर में या वेक्टर अलजेब्रा में आपने एक चीज़ जरूर पढ़ी होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मान लीजिए A = B × C है तो इसका मतलब A की डायरेक्शन जो होगी वो B और C दोनों के परपेंडिकुलर होगी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे टॉर्क = होता है R × F। तो अगर F की कोई डायरेक्शन है, R की कोई डायरेक्शन है, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर है? टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा R और F दोनों के परपेंडिकुलर होगी।
इस टर्म में मैं एक फिगर से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये मैग्नेटिक फील्ड b है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड b और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उससे आसानी से सीख सकते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल का कॉन्सेप्ट क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड के पाम को, तीनों उंगलियों को कुछ इस तरीके से सेट कर लिया जाए कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहें, और अगर मिडल फिंगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बताता है, इंडेक्स फिंगर अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, तो आपका जो थंब है वो फोर्स को बताएगा। अब आप इसमें खुद ही देख रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर मोशन करेगा और वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। अब इस टर्म में आगे बढ़ते हैं और इस इक्वेशन को ओपन करते हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, यानी ये आपका एंगल थीटा है। अब इसमें आपको पता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई, देन F इज इक्वल टू 0। पहला कॉन्सेप्ट कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलता है, यानी उससे उसका एंगल 0 है, या फिर एंटी पैरेलल चलता है। फिगर से अगर हम लोग देखना चाहें तो मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल जो है इसमें या तो चल रहा है पैरेलल और या तो चल रहा है एंटी पैरेलल, तो इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इन दोनों में एंगल या तो 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है आपको पता है, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलेंगे या फिर एंटी पैरेलल चलेंगे, इनके ऊपर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगी। अच्छा, दूसरा इसमें आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि F विल बी मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 90। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, और आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और 1 होती है। तो उस समय फोर्स जो आपका मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा QVB। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इतने कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए, क्या कॉन्सेप्ट कि चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए इसके मोशन की स्टडी बहुत ज़रूरी है, और इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन करता है, और इस मोशन को हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉनिक मोशन या साइक्लोट्रॉन मोशन। आगे हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन ही देखने वाले हैं। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करता है, यानी कि वेलोसिटी और B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बना रहे हैं और वेलोसिटी को हम लोग बना रहे हैं, उसको देखें आप। मैग्नेटिक फील्ड हमने पॉइंट में ले लिया है। पॉइंट का मतलब आप समझते हैं, पॉइंट का मतलब प्लेन ऑफ पेपर से बाहर निकलते हुए। ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो कॉन्सेप्ट इस समय आप सीखने जा रहे हैं
उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपको 2500-3000 सवाल तो पिछले लास्ट 5 ईयर में ही मिल जाएंगे। मैं आप लोगों के सामने उसको सॉल्व करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड पेपर से बाहर निकलते हुए आ रही है, यानी आपकी तरफ आ रही है, आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप कॉपी पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड आप ही की तरफ आ रही है, तो इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से डॉट में दिखाया जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी। चार्ज पार्टिकल इसमें हम लोगों ने ले लिया है, ये चार्ज पार्टिकल ले लिया है हम लोगों ने, और इसका मोशन हम लोग ले लेते हैं राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी। जब राइट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आपकी तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, उसके लिए आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। सेंटर की उंगली यानी कि मिडल फिंगर आपको चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बताएगी। तो मैंने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड ये अपवर्ड आ रही है तो इसको मैंने ऐसे कर लिया। तो जो थंब है वो फोर्स को बताएगा, यानी फोर्स जो लगेगी वो मेरी तरफ लगेगी, यानी फोर्स की वैल्यू इस समय आ जाएगी F = QVB। अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि चार्ज पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, जो QVB है वो उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ऐसा कब होता है, कहाँ आपने ऐसा देखा है कि वेलोसिटी के फोर्स परपेंडिकुलर होता हो? ऐसा आपने देखा है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में जो आपका बॉडी है वो सर्कुलर मोशन करती है और उस पर लगने वाला फोर्स यानी सेंटीपिटल फोर्स वो उस मोशन के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि QVB सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाला है और आपके चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर होने वाला है। यानी आपका चार्ज पार्टिकल इस फोर्स की वजह से क्या करेगा, अपने पाथ को चेंज करने की कोशिश करेगा और इसका पाथ ऐसे हो जाएगा। जब ये चार्ज पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे घूमते हुए आएगा, इस समय चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ होगी यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और सेंटीपिटल फोर्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा और सेंटर की तरफ हो जाएगा। इसी तरह जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपका चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी लेफ्ट डायरेक्शन में और सेंटीपिटल फोर्स भी आपका ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा। आप लेफ्ट हैंड रूल से चेक कर सकते हैं। अब इससे आपको अगर सेंटीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, QVB के बराबर रखते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर है और सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि QVB जो फोर्स लग रहा है इस समय, ये सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा और सेंटीपिटल फोर्स होता है mv²/r, जहां r क्या है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अब यहां पर अगर v को आप कैंसिल करें तो आपके पास r = आ जाएगा mv/qb। ये एक रिजल्ट आपको मिला कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री करते हैं, परपेंडिकुलर चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ सर्कुलर होता है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है mv/qb से दिया जाता है। इस टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए सेम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चलते हैं, सपोज करिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके का ले लें क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर्स में आया करते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट में, यानी आपकी तरफ आ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों के दोनों, अगर मान लीजिए ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से चलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करते हैं, तो दोनों का डायग्राम कैसे बनेगा और डायग्राम में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसको हमको देखना है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, बस अंतर इतना रहता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक पे नेगेटिव चार्ज रहता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम।
दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सेम मिली हुई है और सेम वेलोसिटी से ये लोग जा रहे हैं, v भी सेम है। इसका मतलब r विल बी प्रोपोर्शनल टू मास ओनली, यानी जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा रहेगा। और मास किसका ज़्यादा है आपको पता है। तो सबसे पहले तो देखें कि हमारे प्रोटॉन का क्या हाल होगा। प्रोटॉन की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आपका नीचे आपकी तरफ आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से ये आपका चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और चार्ज पार्टिकल आपका इस तरह से है, तो इस पर फोर्स लगेगी इस साइड में। ध्यान दें, आपका सेंटर की जो फिंगर है वो आपके वेलोसिटी को बता रही है चार्ज पार्टिकल के, तो प्लस चार्ज आपका जा रहा है आगे की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में आप ही की तरफ आ रही है और फोर्स लगेगा आपका दाहिने साइड में यानी राइट डायरेक्शन में। तो आपका जो प्लस है वो इस तरह से मोशन करेगा इस तरीके से और राइट डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ लेते हुए बेंड हो जाएगा। और जहाँ तक कि निगेटिव वाले चार्ज की बात है तो निगेटिव का मास कम है यानी इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो उसकी बेंडिंग जो होगी, और प्रोटॉन जो है राइट डायरेक्शन में गया था क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन बचता है वो है लेफ्ट। लेकिन ध्यान रखने की बात होती है r इज प्रोपोर्शनल टू m, जिसका मास ज़्यादा है उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। अब रेडियस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नंबर 1, और दूसरी बात होगी उसका रेडियस छोटा होगा यानी वो इस तरह से बेंड करेगा। तो इस तरीके से ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार ये पूछा गया है कि ये पाथ दिखाकर क्वेश्चन में पार्टिकल पूछ लिया गया है कि कौन सा पार्टिकल क्या है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे और क्या क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा कि R इज इक्वल टू है mv/qb। अब इसमें आपको पता है कि mv किसको बोलते हैं, mv मोमेंटम को बोला जाता है। तो इसी में अगर हम लोग mv को मोमेंटम रख दें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा मोमेंटम p अपॉन q इंटू b। p है आपका मोमेंटम। अब इसका मतलब अगर दो पार्टिकल सेम मोमेंटम से चलेंगे, सपोज करिए ये भी लास्ट में जो आपने देखा है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहे थे सेम वेलोसिटी से, लेकिन यहां पर क्या है, सेम मोमेंटम है। तो सेम मोमेंटम होने की वजह से दोनों का सेम मोमेंटम है, तो इस समय एक जिस रेडियस से, क्योंकि इस समय रेडियस भी सेम होंगे, आप देखेंगे R इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, क्यू सेम है, बी सेम है और मोमेंटम भी सेम है। अगर सेम मोमेंटम से दो पार्टिकल एंट्री करते हैं तो उनका रेडियस भी सेम हो जाएगा, बस फर्क इतना रहेगा कि एक राइट डायरेक्शन में जाएगा और एक लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन रेडियस उनके सेम होंगे, यानी इसका भी रेडियस R होगा, इसका भी रेडियस R होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टिकल्स आर एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड हैविंग द सेम मोमेंटम, विच वन विल हैव मोर रेडियस एंड सो ऑन। अब इसी में आप देखें दूसरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है कि सेम इक्वेशन सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपको एनर्जी के टर्म में पूछी जाती है। यानी आपका रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल टू है mv/qb और mv है आपका मोमेंटम p अपॉन qb। और मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन रहता है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है हाफ mv² एंड मोमेंटम है आपका m इंटू v। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको इक्वेशन मिलती है कि काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू p²/2 m। तो अब अगर आप मान लीजिए, या फिर E को भी रख सकते हैं, E इज इक्वल टू p²/2 m। अगर आप P को चेंज कर दें और एनर्जी के टर्म में रखें तो आपके पास इक्वेशन आती है R इज इक्वल टू 2 me/q एंड b। अब आपसे यही क्वेश्चन जो मैंने सेम मोमेंटम देके पूछा था, आपको यही क्वेश्चन सेम एनर्जी देके भी पूछा जा सकता है। जितने टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप देखेंगे अगर एनर्जी कांस्टेंट है या एनर्जी के टर्म में फार्मूले को चेंज करना हो तो ये तरीका है।
तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों ने देखा कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो उसका मोशन होता है सर्कुलर, और उस सर्कुलर मोशन का रेडियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, r इज इक्वल टू mv/qb। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड, अगर सेम पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करते हुए इसका रेडियस जो बन रहा है r, वो आ रहा है आपका r इज इक्वल टू mv/qb, और v इसकी वेलोसिटी है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि एक पूरा सर्किल स्वेप्ट आउट करने में कितना समय लगा, यानी एक चक्कर काटने में कितना समय लगा, तो मुझे वो समय निकालना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू पूरा डिस्टेंस एक सर्किल का, यानी 2πr अपॉन इसकी स्पीड v। अब r की वैल्यू अगर मैं रख दूं 2πr की वैल्यू हो गई mv/qb एंड v, तो मैं देखूंगा v से v कैंसिल आउट होता है और यहां पर आ गया आपका 2πm/qb। अब 2πm/qb मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब ऐसा तो आपको पता ही है कि अगर आप मान लीजिए कॉलेज जा रहे हैं और ज़्यादा स्पीड से जाते हैं तो जल्दी लौटते हैं, कम स्पीड से जाते हैं तो देर में लौटते हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल के साथ ऐसा नहीं है। वो अगर ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो ज़्यादा स्पीड से जाने पे क्या होगा, वो उतने ही समय में वापस आएगा जितने कि वो लो स्पीड पे जाता और वापस आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा स्पीड में जाने पर वो ज़्यादा लंबा चक्कर काटने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है आपको और इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन ले लेते हैं। प्रोटॉन आपका मोशन कर रहा है 2 × 10⁴ से मीटर पर सेकंड से, और दूसरा प्रोटॉन आपका मोशन कर रहा है 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड से। कौन जल्दी चक्कर काटेगा, किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है दोनों के दोनों, चाहे वो स्पीड ज़्यादा हो चाहे स्पीड कम हो, सेम टाइम पीरियड के साथ चक्कर काटेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साइक्लोट्रॉन बनाने में, या जो साइक्लोट्रॉन आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, और उसमें इसका बहुत ज़बरदस्त योगदान है। हम लोग उसको नेक्स्ट आर्टिकल पे समझेंगे। तो इसमें आपने टाइम पीरियड को देखा कि टाइम पीरियड जो है इसमें स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। सो फ्रेंड, इसके साथ एक क्वेश्चन को हम जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। क्वेश्चन ये है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is moving in magnetic field at 90° एंगल, यानी परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है। द पाथ विल बी सर्कुलर, आपको मालूम है। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि इट्स वेलोसिटी विल चेंज। दूसरा पूछा है इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। तीसरा पूछा है इट्स मोमेंटम विल चेंज। चौथा इसी में पूछा है इट्स एक्सेलरेशन विल चेंज। पांचवा इसी में पूछ लिया है
इट्स स्पीड विल चेंज। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आप देख लीजिए कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो सबसे पहली बात तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जाएगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। इसलिए इट्स वेलोसिटी विल चेंज, ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी में आप हाफ mv² रखते हैं और यहाँ v स्पीड होती है। और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सर्कुलर पाथ में या मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो वेलोसिटी तो चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होती, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। वो अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड से ही मोशन करेगा, चाहे वो कहीं मोशन करे। अभी उसको और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इट्स मोमेंटम, चूंकि आपको पता है मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम को भी चेंज होना पड़ेगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एक्सेलरेशन विल चेंज, आपको पता है एक्सेलरेशन तो पार्टिकल में है, और पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है, सेंटर की तरफ है, और वो भी डायरेक्शन अपनी चेंज करता जा रहा है। क्यों? सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, और जब पार्टिकल इस किनारे आ जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ। यानी जैसे जैसे पार्टिकल मोशन चेंज कर रहा है वैसे वैसे उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड में तो नहीं, लेकिन डायरेक्शन में चेंजिंग आ रही है। तो एक्सेलरेशन विल चेंज, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। और इट्स स्पीड विल चेंज, स्पीड कभी चेंज नहीं होती, उसको हम अभी देखेंगे, ये फॉल्स हो गया। तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको मिल सकते हैं पेपर में, खासतौर से नीट में, IIT मेंस में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मोर देन वन करेक्ट जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उसमें भी ये मिल सकते हैं। आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं मैग्नेटिक फोर्स नेवर डू वर्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करते। बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा आंख बंद करके ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करते। उसका रीजन क्या है? आपको पता है कि F इज इक्वल टू, आपने Q और V क्रॉस B ये क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। V आपका है कि जिस रास्ते पार्टिकल चल रहा है, और F है फोर्स, और B मैग्नेटिक फील्ड है। आपको यह भी पता है कि पार्टिकल तो उसी तरफ चलेगा जिधर वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट तो उसका उसी तरफ होगा जिधर वेलोसिटी है। तो अब आप देखेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी अगर एक तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आप दूसरी तरफ लें, तो पार्टिकल का मोशन किधर होगा? पार्टिकल का मोशन अगर dx मोशन ले लें तो dx किधर की साइड होगा? वेलोसिटी की साइड होगा ये dx, क्योंकि वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो पार्टिकल डिस्प्लेस किस तरफ होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और फोर्स किधर लग रही है? फोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अब वेलोसिटी के अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी फोर्स परपेंडिकुलर है। और आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के कारण आपको पता है कि इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 देन वर्क डन इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगते हैं, और इस परपेंडिकुलर फोर्स के होने के कारण वर्क डन की वैल्यू 0 आती है। मैं एक बार फिर से इस पर स्ट्रेस देना चाहूंगा। आप देखेंगे कि सर्कुलर पाथ पे आपने मोशन को देखा, सर्कुलर पाथ पे सपोज करिए एक चार्ज पार्टिकल आपका वेलोसिटी इस तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी रखे हुए है,
और फोर्स सेंट्रीपिटल लग रहा है, तो इसमें कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है वेलोसिटी और फोर्स में, या फिर डिस्प्लेसमेंट, अगर हल्का डिस्प्लेसमेंट ले, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में भी 90 का एंगल है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो ये आपको हमेशा 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 के लिए ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो कभी भी वर्क डन नहीं करते। अब जब वर्क डन नहीं करते तो एनर्जी को न तो इंक्रीज कर सकते हैं न डिक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को न तो इंक्रीज कर सकते हैं न डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर 5 मीटर पर सेकंड से एंट्री ले रहा है तो वो हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा, डायरेक्शन उसकी भले चेंज होती रहे। अगर आप आज की डेट में कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 2 मीटर पर सेकंड से छोड़ दें तो जिंदगी भर 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा। मोशन चाहे उसका सर्कुलर हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कैसे भी हो, ये आपको अच्छे से समझना है। इस पे भी बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक लेटेस्ट क्वेश्चन तो आईआईटी का मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा ही। वो क्वेश्चन केवल ये था कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दी हुई है और एक चार्ज पार्टिकल इसमें 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से एंट्री करता है, जिसका पाथ आपको दिखाया गया है कि पाथ किस तरह से जाता है उसका, और बाहर निकल जाता है। ये एंट्री एग्जिट हो जाता है और ये एंट्री है और उधर एग्जिट है। एग्जिट करते समय उसका क्या चेंज हो चुका होगा? स्पीड, एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, एटसेट्रा। तो आपको पता है ना तो स्पीड चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स और ना ही एनर्जी चेंज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी इसको रट लीजिए, चाहे समझ के रट लीजिए, चाहे वैसे भी रट लीजिए, कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में ना तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है, ना ही पार्टिकल की एनर्जी घटती है, ना ही पार्टिकल स्पीड को बढ़ाते हैं, ना ही पार्टिकल स्पीड को घटाते हैं। खासतौर से मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल if it is turning in magnetic field at some angle, थीटा। यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ये सब आपको दिखाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर अभी आपको पता था परपेंडिकुलर अगर एंट्री कर रहा था तो उसका सर्कुलर मोशन हो रहा था, और इस समय चार्ज पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है कोई एंगल थीटा बनाते हुए। ये चार्ज पार्टिकल है। तो अगर चार्ज पार्टिकल के मोशन को आप देखेंगे तो ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर मोशन करते हुए उसका पाथ सर्कुलर था। तो इसमें हमारे पास एक रास्ता ये है कि हम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ लें। एक कंपोनेंट ऐसा हो जाए जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, यानी कि v cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाए v sin थीटा, यानी कि v परपेंडिकुलर बराबर और v पैरेलल बराबर। यानी हमने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक जो कि पैरेलल हुआ और एक जो कि परपेंडिकुलर हुआ। अब हमें दोनों को सुपरपोजिशन करना है, यानी अलग अलग कंसीडरेशन करना है। एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रही है, परपेंडिकुलर चलने पे वो अपना काम करेगी, इसको आप पहले ही देख चुके हैं कि मोशन सर्कुलर होगा। दूसरा, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रही है, और पैरेलल चल रही है तो इसको भी आप जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है तो उस पर कोई भी फोर्स लगती नहीं है, वो एज इट इज जिंदगी भर चलता रहेगा।
तो मोशन कैसा होगा, जैसे आप एक पत्थर को ले लें और धागे से बांध लें और हाथ से लेके गोल गोल घुमाएं तो उसका मोशन सर्कुलर होगा। तो ये हो गया कि v परपेंडिकुलर जो है वो तो उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर देगा, अपना काम उसको कर देना है, उसने अपना काम कर दिया, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर दिया। लेकिन v cos थीटा जो है, जो v पैरेलल कंपोनेंट है, वो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी। तो मोशन कैसा हो जाएगा, ठीक उसी तरीके का मोशन हो जाएगा कि जैसा कि आप पत्थर को लेकर धागे से बांधकर इस तरह से घुमाएं तो मोशन सर्कुलर है, और घुमाते घुमाते चलना शुरू कर दें तो आपके पत्थर का मोशन हेलिकल हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि आपने वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ब्रेक किए, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा कि हमने वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गई, दूसरी जो परपेंडिकुलर आ गई। तो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी सर्कुलर मोशन कराने के लिए, यानी उसका काम ये रहेगा कि चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में ले आना, और दूसरा जो पैरेलल कंपोनेंट है वो एज इट इज अनअफेक्टेड रहेगा। यानी आपका मोशन कैसा हो जाएगा, फिर से मैं आपको बता दूं कि आपका मोशन फिर से वही हो जाएगा कि v साइन थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप पत्थर को धागे से बांधकर घुमा रहे हैं। और v cos थीटा का मतलब होगा कि आप चलना भी शुरू कर दिए, तो आपके पत्थर का या चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पहले रहता लेकिन अब सर्कुलर चलते हुए हो जाएगा, यानी सर्कुलर का मतलब अब हेलिकल पाथ हो जाएगा। तो इसमें आप बस ये ध्यान देंगे कि इसमें जो रेडियस आएगा r, जो सर्कुलर पाथ जो गेन करेंगे उसमें जो रेडियस आएगा उसमें आपको वेलोसिटी की जगह v साइन थीटा रखना है, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी की जगह आपको रखना है एम v साइन थीटा बाई क्यू बी। ये आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो रेडियस होगा उसमें आप साइन थीटा और एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब आपको पता है कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड आपको पता था, टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए टाइम पीरियड आपका सेम रहेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये टाइम पीरियड रहेगा। अब जितने टाइम में पत्थर ने एक सर्किल काटा उतने टाइम में उसके पैरेलल कंपोनेंट ने उसको आगे ले गया। फिर से ध्यान दीजिए, जितने समय में आपका जो चार्ज पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ को पूरा कर रहा है, ठीक उतने समय में जो पैरेलल कंपोनेंट है जो अनअफेक्टेड है वो उसको आगे भी बढ़ा रहा है। तो वो जो एक टाइम पीरियड में जितना वो आगे बढ़ेगा उसी को कहा जाता है पिच। पिच का मतलब आप हिंदी में कह सकते हैं चूड़ी अंतराल, इंग्लिश में कहते हैं पिच, यानी आपको जो थ्रेड मिलेगी वो 2 थ्रेड के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पिच निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू टाइम। तो स्पीड तो आपको रखना है v cos थीटा। क्यों v cos थीटा रखना है, क्योंकि इसी स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, और टाइम मतलब टाइम पीरियड एक सर्कुलर पाथ को गेन करने में कितना टाइम लगा है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये आपका पिच की वैल्यू आ जाएगी। तो पिच की वैल्यू आपकी हो गई 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू इंटू बी। अब आपका पाथ कैसे होगा, अगर आपका केवल v साइन थीटा वहां अवेलेबल होता तो आपका पाथ होता सर्कुलर, लेकिन इस समय आपका पाथ कैसे है, इस तरीके से। इसमें दो, ध्यान रखिए, हेलिकल मोशन दो जो मोशन है उनका कॉम्बिनेशन है, एक सर्कुलर एक लीनियर। इन दोनों का जब सुपरपोज करेंगे तब आपको हेलिकल पाथ मिलता है। तो अब ये आपका पिच हो गया जिसको आपने फार्मूले से निकाला है, और अगर आप इधर से देखेंगे, इधर आंख लगा के अगर आप देखेंगे इस साइड, तो आपको पाथ बिल्कुल सर्कुलर नजर आएगा। ये अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और अगर आप सामने से देखेंगे तो पार्टिकल को आप इस तरीके से जाते हुए देखेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे एंट्री करता है तब उसका पाथ कैसा रहता है। तो उसका पाथ होता है हेलिकल पाथ।
अब एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा बचा है, उसको आप कर लें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि चार्ज पार्टिकल अगर किसी मोशन में हैं, वेलोसिटी रखे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ फोर्स लगा करती है। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो चार्ज पार्टिकल को मोशन कैसे दिया जा सकता है? आप चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करवा सकते हैं, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स देख सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई वायर ले लें, उस वायर में तो आपको पता है कि फ्री चार्ज रहते ही हैं, और उसमें बैटरी लगाकर आप करंट को फ्लो करवाएं। आप करंट को फ्लो करवाएं और करंट इसमें फ्लो होने लग जाए। तो इस समय करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में है, और चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उन पे फोर्स लगेगी, और उन पे फोर्स लगेगी तो वायर पे ऑटोमेटिकली फोर्स ट्रांसफर हो जाएगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलें। अब सपोज करिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट वायर का लिया है, ये इस पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस v वेलोसिटी से चल रहे हैं, और चार्ज कितना लिया है मैंने? चार्ज थोड़ा सा लिया है, ये dl, ये लेंथ dl लेंथ में लिया है, और चार्ज है dq, ये चार्ज है आपका dq। तो F इस वायर पे लगने वाला फोर्स या इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स आपका हो जाएगा Q, यानी कि dq v आपका हो जाएगा dl अपॉन dt या dx अपॉन dt क्रॉस b, और dt को यहां पे आप अगर शिफ्ट करते हैं तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dq अपॉन dt dl क्रॉस b, और F इज इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dt, आपको पता है करंट होता है I dl क्रॉस b। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सेम फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी अगर वायर के लिए यूज कर दिया जाए जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो हमारा फार्मूला बनता है F इज इक्वल टू I dl क्रॉस बी। dl क्या है? dl है आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वायर का पीस, और b मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, और जो dl की डायरेक्शन जो होती है वो करंट की ही डायरेक्शन ली जाती है। इसको दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू dl आप बाहर ले लें और यहां कर सकते हैं I क्रॉस b। ध्यान रखना है यहां पे I को वेक्टर ट्रीट किया गया है। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है जब एक पॉइंट पे कंसीडर किया जाता है तब। तो इस तरीके से आपको फार्मूला ये F इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, F इज इक्वल टू डी एल आई क्रॉस बी, ये फार्मूला मिल जाता है। इसमें भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इफ एंगल बिटवीन डी एल या एल एंड बी इज जीरो देन फोर्स विल बी जीरो। यानी अगर वायर में फ्लो होने वाली करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसमें आपको यूज इस इक्वेशन को कैसे करना है उसको मैं क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा, जो कि बहुत आसान है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं इसको मैं एक बार आपको फटाफट समराइज कर दूं, ताकि आपको ये रहे कि हमें ध्यान क्या क्या रखना है। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, कोई ना कोई स्पीड रखे हुए होते हैं, तभी उन पर कोई फोर्स लगता है, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लगता। पहली चीज, यानी चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, चार्ज पार्टिकल मोशन करना शुरू कर देंगे, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री कर रहे हैं तो उनका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। उसका रेडियस का आपको फार्मूला मालूम है, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अगर वो किसी एंगल पे एंट्री करते हैं तो आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला सर्कुलर मोशन कराएगा, पैरेलल वाला अनइफेक्टेड रहेगा और पाथ आपका हेलिकल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क डन नहीं करते। आपको ये बहुत आश्चर्यजनक लगेगा, क्योंकि आप बड़े बड़े मोटर, बड़े बड़े पानी के पंप, बड़े बड़े जहाज मोटर से चलते हुए देखेंगे, जो इंडक्शन मोटर से, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स वर्क करती है, लेकिन काम कौन करता है? काम इंजन करता है या बैटरी करती है या फिर ग्रेविटी करती है। ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फोर्स नेवर डू वर्क, वो कभी भी वर्क नहीं करते।
ये भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा। उसके बाद आपने देखा कि F बराबर क्यू वी क्रॉस बी को किस तरीके से हम लोगों ने वायर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। वायर के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद आपको पता लगा कि F इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस वी का फार्मूला आ गया। इतनी चीज़ें आप अगर ध्यान रखते हैं तो हम लोग कम से कम 30 to 40% क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे मैग्नेटिज्म के। तो नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका, नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का आने वाला है, उसमें मैं जो कॉन्सेप्ट आपने इसमें सीखा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो सवाल आए हुए हैं और पास्ट ईयर में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं उसको मैं आप लोगों के साथ साथ सॉल्व करूँगा और आगे मैं बताऊँगा कि किस तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोग इन फार्मूलों के तौर पे इन फार्मूलों को सीख के आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू रखिए, बने रहिए साथ में, आप लोगों का पेपर भी नज़दीक है और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जितने IIT नीट में आए हुए सवाल हैं उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।